चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम कोरिया वार के बारे में पढ़ेंगे। कोरिया वार जो था, दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पहली बड़ी लड़ाई शुरू हुई थी। कोरिया वार 1950 से लेकर 1953 तक चला था। इसकी पहले हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 1900 में जापान ने कोरिया में अटैक करके अपने में मिला दिया था और लगभग सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने तक ये जापान में शामिल रहा, क्योंकि जापान इस युद्ध में हार गया था। तो जापान को हराने वाले जो देश थे उसमें एक चाइना और एक यूनाइटेड स्टेट था। दोनों ने कोरिया में कब्जा जमा रखा था। चाइना ने नॉर्थ कोरिया में कब्जा कर रखा था और यूनाइटेड स्टेट ने साउथ कोरिया में कब्जा कर रखा था। तो एक लाइन खींची गई इन दोनों के बीच में, जिसे हम 38 पैरेलल के रूप में जानते हैं। इस लाइन के जरिए इन दोनों एक देश को दो देश में तब्दील कर दिया गया। लेकिन 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया में हमला कर दिया चाइना की मदद लेके, और इस लाइन की को जो एक निर्धारित सीमा थी उसको उल्लंघन किया गया। क्योंकि उल्लंघन किया गया था तो अमेरिका को साउथ कोरिया की मदद के लिए आना पड़ा और एक अटैक अमेरिका द्वारा नॉर्थ कोरिया के ऊपर किया गया, जिसकी नुमाइंदगी जनरल मैकआर्थर ने की थी, जो अमेरिका के बड़े जनरल थे। अमेरिका क्योंकि बड़ा एडवांस देश था तो उसने जल्दी जल्दी जो कोरिया में कब्जा कर रखा था उसको वापस कराया, और जो एक लाइन बनी हुई थी पहले से 38 पैरेलल, उसको वापस उस लाइन में देश आ गए अपने। इसमें जनरल मैकार्थर चाहते ये थे कि अमेरिका चाइना के ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि चाइना ने शुरुआत की थी इस अटैक की नॉर्थ कोरिया को भड़का के। लेकिन अमेरिका सरकार इससे सहमत नहीं हुई और जनरल मैकार्थर ने अपनी ड्यूटी से रिज़ाइन कर दिया। अमेरिका ने चाइना के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया, हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि चाइना इस समय कम्युनिस्ट देश बन चुका था, उसको सोवियत यूनियन का साथ था इस समय चाइना का। तो अमेरिका को ये लगा अगर वो चाइना में अटैक करेगा तो मतलब वो सोवियत यूनियन के ऊपर भी अटैक माना जाएगा और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है इस वजह से। तो उसने चाइना में अटैक नहीं किया, उसने सिर्फ अपना जो मकसद था वो जो 38 पैरेलल है उसको वापस उस जगह में लाना था, और उसमें वो कामयाब हो गया। तो इस युद्ध जब 38 पैरेलल में स्थिति वापस लौट गई और दोनों तरफ के सैनिकों को ये लगा कि वो अब आगे एक दूसरे की लाइन में नहीं जा सकते, तो तब इस युद्ध की हम समाप्ति मानते से 1953 में ये स्थिति आ गई थी। लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ वो किसी तरीके से एक लॉफुल एग्रीमेंट नहीं था, और अभी तक ये माना जा रहा है कि ये दोनों देश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे के खिलाफ जंग में शामिल है, क्योंकि कोई ऑफिशियली सीज़ फायर इन दोनों देशों के बीच में नहीं हुआ। अब हम स्थिति देख रहे कोरिया की क्या हुई। उसके बाद कोरिया जो नॉर्थ कोरिया था वो कम्युनिस्ट बना रहा, और आज तक नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट देश है, जबकि साउथ कोरिया शुरुआत में तो डिक्टेटरशिप बना रहा, लेकिन बाद में वो डेमोक्रेसी सिस्टम आ गया और अभी तक वहाँ डेमोक्रेसी है। तो नॉर्थ कोरिया के बारे में हम खबर में काफ़ी पढ़ते हैं, वहाँ गरीबी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो देश पूरी दुनिया से कटा हुआ है। जबकि साउथ कोरिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हम जानते हैं, ये सैमसंग वहीं की कंपनी है, और साउथ कोरिया बड़ा डेवलप्ड देश बन चुका है। और इसके बारे में हमने ये भी समझना पड़ेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जिन देशों का बंटवारा हुआ था वो लगभग सभी देश अपनी पुरानी स्थिति में लौट चुके हैं, उनका बंटवारा ख़त्म हो गया, चाहे वो जर्मनी हो या वियतनाम हो। लेकिन कोरिया का बंटवारा अभी तक चल रहा है और इसका कोई ख़त्म होने का अभी तक कोई डेट लगती नहीं है कि कोई जल्द आने वाली है। तो इसे हम कोल्ड वार के लड़ाइयों में शामिल करते हैं, क्योंकि इसमें दो आइडियोलॉजी ने आपस में लड़ाई की थी, और उसका हम सीधे सीधे हमें सोवियत यूनियन और अमेरिका की जो इस युद्ध में वो भूमिका दिखाई देती है। तो ये हमारा कोल्ड वार की पहली एक प्रॉक्सी लड़ाई थी। अब हम दूसरी लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं, जो है वियतनाम वार। ये बहुत ही प्रसिद्ध वार था। ये हमारा इसकी पृष्ठभूमि भी हम देख लेते हैं। ये वियतनाम फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, जिसे हम पहले इंडो चाइना के रूप में जानते हैं। इंडो चाइना में एक वियतनाम आता है, एक लाओस आता है, कंबोडिया आता है। ये तीनों देश मिलके इंडो चाइना था पहले इनका नाम, और ये फ्रांस की कॉलोनी थे। अब
सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान स्थिति ये बनी कि वियतनाम में भी दो टुकड़े हो गए थे, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट जो वहाँ थे वो सत्ता में आ गए थे, जबकि साउथ वियतनाम में जो एक नेशनलिस्ट लोग थे जो कम्युनिस्टों से नफ़रत करते थे और अमेरिका इनको सहायता देता था, वो सत्ता में आ गए। लेकिन जो फ्रांस था, क्योंकि वो जीत गया था युद्ध, तो उसने अपना सोचा कि क्यों ना मैं जीत गया हूँ तो मैं फिर से यहाँ एक कॉलोनी बनाऊँ, और उसने फिर से वहाँ 1945 में अपना हक जमाना शुरू कर दिया और वियतनाम को दोबारा अपने में मिलाना शुरू कर दिया। लेकिन जो नॉर्थ के कम्युनिस्ट थे वो फ्रांस के खिलाफ लड़ाई करते रहे और आखिरकार फ्रांस को 1954 में खाली करानी पड़ी जगह। और जब खाली कराई जगह तो स्थिति ये रही कि नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्टों की सरकार रही और साउथ वियतनाम में वही जो वहाँ बुर्जुआसी क्लासेस थी वो अपनी सत्ता करती रही, क्योंकि फ्रांस को भगाने में कम्युनिस्टों का ज़्यादा रोल था। तो कम्युनिस्ट ये समझते थे कि भाई क्योंकि हमने ये कामयाबी हमको मिली है तो हम पूरे वियतनाम में अपना कब्जा करेंगे, और उन्होंने साउथ वियतनाम के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया। अब साउथ वियतनाम में अटैक अगर कामयाब हो जाता तो इसका मतलब ये है कि पूरा वियतनाम ही कम्युनिस्ट बन जाता है। तो अमेरिका इसे सहन नहीं कर सकता था, तो उसने साउथ वियतनाम को अपनी सहायता देनी शुरू कर दी और डायरेक्ट सहायता दी। उसने अपने सैनिक भेजे साउथ वियतनाम में, और जो नॉर्थ वियतनाम में कई जगहों में बमबारी की। अमेरिका ने यहाँ इतनी बमबारी की वियतनाम में कि इसका कोई हमें दूसरा कोई ऐसी घटना नहीं मिलती है जिसमें इतने सारी बम बरसाए गए किसी जगह में। इसमें कई, जैसे एक प्रोजेक्ट ऑरेंज नाम से एक अमेरिका ने सैन्य अभियान चलाया जिसमें उसने यहाँ अपनी केमिकल वेपन भी नॉर्थ वियतनाम में डाले। तो यहाँ अमेरिका ने काफ़ी ह्यूमन राइट वायलेशन किए इस युद्ध में। लेकिन जब कहते हैं ना, जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता है, तो ऐसी स्थिति वियतनाम में भी, और नॉर्थ वियतनाम को हराने में अमेरिका नाकाम रहा। और आखिरकार उसे 1973 में एक पेरिस में एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत अमेरिका ने वियतनाम से अपने सैनिक वापस ले लिए, और अब नॉर्थ वियतनाम के लिए रास्ता खुल गया था कि वो साउथ वियतनाम में जाके वहाँ अपनी सत्ता बनाए, और उसने वैसे ही किया। और आखिरकार 1975 में नॉर्थ वियतनाम के जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने साइगोन में हमला करके साउथ वियतनाम में कब्जा कर लिया और पूरे देश को कम्युनिस्ट बना दिया। तो इसमें जो नॉर्थ वियतनाम की मदद की थी वो सोवियत यूनियन ने की थी, और हमने साउथ वियतनाम तो देख ही लिया, उसमें अमेरिका ने की थी। तो इस युद्ध में अमेरिका की हार हुई थी, और अमेरिका के उस समय जो अमेरिका का दौर था उसमें अमेरिका जो सिविलियन लोग थे उनको अपने सैनिक के प्रति घृणा का भाव हो गया था, क्योंकि वो उन्हें जिताने में नाकाम हो रहे थे। तो उनके खिलाफ़ हेट क्राइम भी हुए थे इस दौरान, जिससे हम रैम्बो मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमें मिलता है देखने को। तो वियतनाम की स्थिति आज ये कि वियतनाम अभी तक कम्युनिस्ट देश है, और वहाँ जैसे चाइना का सिस्टम है वैसे ही वियतनाम का सिस्टम है। हालांकि इन दोनों देशों के बीच में जो आजकल विवाद काफ़ी चल रहा है, लेकिन अभी दोनों ही सिस्टम इनका एक ही है। ये वियतनाम की लड़ाई काफ़ी लंबी लड़ाई चली है, 16 साल तक लड़ाई चली थी है, और इसका हमें अभी अफ़गानिस्तान में जो हुआ उससे देखने को मिलता है कि अफ़गानिस्तान में भी वही कुछ हुआ जो वियतनाम में हुआ है। अमेरिका ने हमला किया और आखिरकार अमेरिका जब जीतने में नाकाम रहा तो उसने अपने सैनिक हटा दिया, और आखिरकार तालिबान ने वहाँ कैप्चर कर लिया अफ़गानिस्तान में पूरा। ऐसी कुछ वियतनाम में हुआ था। तो ये दो लड़ाई हमारी जो हमने आज देखी ये प्रॉक्सी वार थी, कोल्ड वार की, और इन लड़ाइयों के जरिए सोवियत यूनियन और अमेरिका अपना अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाह रहे थे। दोनों किसी तरीके से चाह रहे थे कि दोनों ही देश किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिस्टम के हिसाब से दुनिया में शासन कर सके, और हम इन युद्ध के जरिए जो मौतें हुई वो बहुत ज़्यादा हुई। कोरिया वार के जरिए 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जबकि वियतनाम में भी लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इन दोनों लड़ाइयों के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम यूगोस्लाविया वार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 20वीं शताब्दी ख़त्म होने
के समय हुई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़ाई थी और इसकी भी अपने महत्वपूर्णता थी। तो वीडियो यहीं तक रहते। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।